हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है जो अध्याय 6 में है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का हम नोट्स को देखते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम को समझते हैं और उसका डिफिनेशन क्या है, तो चलिए देखते हैं। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम को निम्न भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग होगा वो पोषण, स्वपोषण, वहन और उत्सर्जन। तो पोषण क्या है, तो पोषण देखिए, पोषण का डिफिनेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो पोषण में जो सबसे पहला जो डिफिनेशन है वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। जो पहला जो समूह है वो स्वपोषी पोषण समूह के जीव होंगे और दूसरा विषम पोषी पोषण समूह के जीव होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वपोषी पोषण जीव क्या करते हैं और ये कैसे पोषण करते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो पोषण की प्रक्रिया होती है और जो जीव इस प्रकार की पोषण करती है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया वह स्वपोषी पोषण प्रक्रिया कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल में आपको हरे पौधे ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम देखते हैं विषम पोषी पोषण, तो विषम पोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार का जो भी पोषण करने वाला जीव होते हैं वो विषम पोषी पोषण होते हैं, और अर्थात हम इसको परपोषी भी बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे मनुष्य और अन्य जीव, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता जबकि किसी और पर निर्भर होता है। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या और ये किस तरह से संपादित होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण यह वो प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे एक समीकरण भी देखने के लिए मिल जाता है जो एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इस रासायनिक समीकरण के द्वारा आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री या ये घटक बोल लीजिए, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ते हैं जो आपको नीचे देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात क्लोरोफिल, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और अगर हम जल का बात करें तो जल भी बहुत इम्पोर्टेंट घटक है। तो स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं जो यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है। तो सबसे पहला जो घटना होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, और दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणु
का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। ठीक है, जल का जो अणु होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है, जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधा से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ठीक है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, पेड़ का जो पत्ती होते हैं उसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, उस छिद्र को हम रंध्र या इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। तो अगर हम इसका डिफिनेशन को देखें तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। तो इसका क्या काम है, रंध्र आखिर काम क्या करता है पत्ती में? ठीक है, तो हम चलिए इसको भी समझते हैं। ठीक है, जो स्टोमाटा होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकलता है। जब वाष्प उत्सर्जित होता है तो किसी भी पत्ती से, तो इसी छिद्र के द्वारा निकलता है। आप यहाँ पे इस फिगर में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो चित्र है ये स्टोमाटा का ही है। ठीक है, जो आपको छोटे से छिद्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो छिद्र है इसको रंध्र छिद्र बोलते हैं। ये जो साइड साइड में जो कोशिका टाइप का गोल गोल, ठीक है, इसके द्वार कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो पत्ती में हर एक तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। विषम पोषी पोषण में सबसे जो पहला भाग है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं प्राणी संपोषण, और दूसरा भाग को हम मृतजीवी पोषण, और तीसरा भाग को परजीवी पोषण कह सकते हैं। तो प्राणी संपोषण को हम इस तरह से समझ सकते हैं। प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए हम इस टाइप का जीव ले तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे अमीबा, मानव, ये सभी जो है ना प्राणी संपोषण की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मृत जीवी पोषण का, ठीक है, तो मृत जीवी पोषण में मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बन पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी, कवक, ये सभी चीज जो भोजन प्राप्त करते हैं वो किसी मरे हुए मृत जीवों से ही प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद हम परजीवी परजीवी पोषण का बात करें तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमरवेल, जूं, फीता कृमि, ये सभी परजीवी पोषण है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे भी आप समझ सकते हैं कि अमीबा में पोषण किस टाइप का होता है। ये फिगर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा अमीबा क्या करता है। अमीबा सबसे भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, जो आपको फिगर में दिखाई देता है। उसके बाद खाद्य रितिका, जो आपको 2 नंबर में दिखता होगा। खाद्य रितिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और उसके बाद बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और फाइनली ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरह से अमीबा अपना पोषण की प्रक्रिया को पूरा करता है। उसी तरह पैरामीशियम में पोषण भी होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम में जो पोषण होता है वो कोशिका की पूरी सतह को ढक देते हैं। उसका फाइनली भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। आगे देखते हैं मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है। ठीक है, तो मनुष्य में पोषण को समझने के लिए इन विधियों को भी समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ठीक है,
तो इसको हम आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एवं लंबी नाल है। अगर हम सबसे लंबी नाल का बात करें तो है आहार नाल। ठीक है, तो इसका क्या क्या काम है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम भोजन की जो प्रक्रिया शुरू होता है वो मुंह से शुरू होता है। तो मुंह का जो काम है वो भोजन का अंत ग्रहण करना होता है। उसके बाद दांत जो काम करता है वो भोजन को चबाने का काम करता है। और उसके बाद जीवा, ठीक है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, ये जीवा का काम है। और फाइनली लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लाल रस या लार कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्च लाल इमिलस एंजाइम माल्टोस शर्करा, इन सभी को ये मिक्स करता है। उसके बाद हम आगे जब देखते हैं तो भोजन ग्रासिका। तो भोजन ग्रासिका जो है मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रम कुंडी गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रासिका ही ये भोजन को ले जाता है अंदर तक। ठीक है, अगर आप इसको अच्छा समझना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक डायग्राम देखने के लिए मिल जाता है कि मानव पाचन तंत्र ये क्या किस तरह से कहाँ से शुरू होता है और यह कहाँ खत्म होता है। तो आप इस फिगर के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अमाशय। ठीक है, तो अमाशय क्या करता है। ठीक है, तो अमाशय में कुछ ग्रंथियां होते हैं जिसको हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। तो इसमें जो अमाशय में जो पाए जाते हैं जो जठर ग्रंथियां, ठीक है, तो उसमें सबसे निम्न 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला है वो है पेप्सिन, और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा है श्लेष्मा। ठीक है, तो पेप्सिन का अगर हम बात करें तो ये पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात करें तो ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। और तीसरा श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, तो क्षुद्रांत ये जो है इसको हम ये जो कार्य करता है वो आंतरस की तरह कार्य करता है। तो आंतरस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के रूप में तैयार होता है, और वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में पाया जाता है। और प्रोटीन का बात करें तो हम अमीनो अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से हम यकृत तथा अग्नाशय से सर्वाहित प्राप्त करते हैं। ठीक है, यकृत, पित्तरस, पित्त लवण, ठीक है, ये सारा प्रक्रियाएं उसमें होती है। आगे देखते हैं शोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होता है। तो सबसे पहले देखिए, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय शोषण कहते हैं। ठीक है, तो हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, तो ग्लूकोज का विखंडन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव में, ठीक है, पायरुवेट प्लस ऊर्जा जब पार्टिसिपेट करता है तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ऊर्जा देता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की अभाव में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सब ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया जब करता है तो ये सब पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो पे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा जैसे जैसे यीस्ट किण्वन आदि में विखंडन होता है। ठीक है, अब शोषण को अगर हम और देखें तो हम शोषण को 2 भागों में बांट सकते हैं। शोषण का जो पहला भाग है वो है वायवीय शासन, और दूसरा अवायवीय शासन। ठीक है, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वायवीय शासन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होता है। ये कोशिका द्वारा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, लगभग 36 एटीपी। ठीक है, उदाहरण के लिए हम मानव को ले सकते हैं। और अवायवीय शासन का अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें, और ये है क्या उसको समझने के लिए, ये जो शोषण होती है अवायवीय, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होता है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो हम इसमें कम ऊर्जा कितना, तो हम इसको 2 एटीपी के बराबर मान सकते हैं। उदाहरण के लिए यीस्ट में इसमें बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र क्या, कहाँ से कहाँ शुरू होता है। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले नासाद्वार, उसके बाद ग्रासनी आता है, कंठ आता है, श्वास नाली आता है, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो वह श्वसनी आता है, श्वसनिका आता है। ठीक है, उसके बाद फेफड़ा और कुपिका कोश और लास्ट में रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर में किस तरह संपन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो मानव श्वसन क्रिया, ठीक है, तो मानव में श्वसन क्रिया 2 तरह का होता है, एक अंतःश्वसन और दूसरा उच्छ्वसन। ठीक है, उच्छ्वसन, ठीक है, तो हम अंतःश्वसन को समझते हैं। अंतःश्वसन के दौरान वृक्ष गुहा फैलती है, पसलियों के संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ा में भरती है। और उच्छ्वसन का हम बात करें तो वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापिस आ जाता है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़े से बाहर हो जाता है। इसके अलावा इसमें और भी बिंदु है, जैसे अगर हम अंतःश्वसन, तो सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना भी हम अंतःश्वसन का डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। उच्छ्वसन का अगर हम बात करें तो फेफड़े से वायु या गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ अगर इस चीज को भी देखा जाए, जो जीव जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आगे जो है कृपका रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, तो आप इस अभिक्रिया के द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो आपको नीचे यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके द्वारा आप इन चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संवाहन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला यंत्र संवहन यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो संवहन यंत्र, मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है हृदय, रक्त नालिका जिसमें धमनी और शिरा आते हैं, वहन माध्यम, रक्त व लसीला। ठीक है, तो रक्त जो है निम्न तरह से हम उसको समझ सकते हैं। रक्त ठोस अवयव हो सकता और द्रव्य अवयव। ठीक है, जब हम ठोस अवयव का बात करें तो हम इसको रुधिर कणिकाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये ठोस अवयव का जब भी बात होता है तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, एक लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इस जो श्वेत रक्त कणिकाओं के अंतर्गत हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वाहन, होमोग्लोबिन, ठीक है, इसको
को लाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम श्वेत रंग कणिका शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। उसके बाद अगर हम रक्त लेट्स का बात करें, ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो रक्त का जो द्रव्य अवयव है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा आता है, तो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें 90% ये प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन और एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन और अजैविक खनिज तत्व पाए जाते हैं। रक्त वाहिका को समझने के लिए हमें इन दो चीज को जानना जरूरी। रक्त का वाहन करने वाला कौन कौन चीज है, तो सबसे पहले होता है धमनी और दूसरा शिरा। तो अगर हम धमनी का बात करें तो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ठीक है, तो इस टाइप का काम जो करता है वो धमनी ही करता है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, वल्ब नहीं होते हैं, ये सतही नहीं होता, उत्तकों के नीचे पाई जाती है। और दूसरी तरफ हम अगर शिरा का बात करें तो शिराएं विभिन्न अंगों से अनावश्यक रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका हम देखें तो शिरा की भांति कम मोटी व कम लचीला होता है, वल्ब होता है उसमें, धमनी में वल्ब नहीं होता था और इसमें वल्ब होता है। तो अगर हम देखें ये ये सतह होती है, इसमें सतह होता है जबकि धमनी में सतह नहीं था। तो आप यहाँ पे इसका अंतर धमनी और शिरा में अंतर लिख सकते हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फेफड़ा फेफड़ा बेसिकली काम किस तरह से करता है, ठीक है, और आप यहाँ पे अब डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, फेफड़ा, ठीक है, तो फेफड़ा को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक विऑक्सीजनीकृत रुधिर और दूसरा विऑक्सीजनीकृत रुधिर। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको वहाँ धमनी मिलेगा और एक साइड सीरा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये दायालिंद और बायालिंद, दाया निलय बाया निलय, तब ये हृदय का ये पार्ट है दो। ठीक है, ये हृदय का ये एक पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया दोनों। ठीक है, इसमें जो है प्रमुख सीरा होता है और इसमें प्रमुख धमनी होता है। अगर हम इस टाइप से बात करें, इधर से इसका प्रमुख हो गया आपका धमनी और इसका इधर वाला जो प्रमुख हो गया वो आपका सीरा हो गया। ये शरीर के अंग होते हैं। ठीक है, तो आप इस चित्र से समझ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिलता है, तो इसके द्वारा भी आप आसानी से समझ सकते हैं। मानव हृदय यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ठीक है, तो आप इसको देखिए। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। दूसरी बात, हम आलिंद की अपेक्षा निलय की पोषीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज को यहाँ पे फिगर में अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, मानव हृदय की अनुप्रस्थ कट या उसकी बनावट किस तरह की होती है। ठीक है, जब ये नीचे कुछ याद करने लायक है। हृदय में उपस्थित वल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करती है। इसमें एक पॉइंट चलो लसिका समझते हैं। ठीक है, ये होता क्या है लसिका। ठीक है, तो ये लसिका जो बेसिकली एक तरल उत्तक होता है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका वहन में सहायक करता है। अगर हम मनुष्य के अलावा पादपों में परिवहन का बात करें, ठीक है, तो इसमें दो तरह की परिवहन होती है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो जाइलम जो है पादप तंत्र का एक
अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वाहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वाहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जो अब प्रक्रिया है वो पानी को ऊपर तक पहुंचाने की, पानी को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाता है, ठीक है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें, इस प्रक्रम के द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति में सहायक, पौधे में ताप नियमन में भी सहायक, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। तो भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है और दूसरे पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं। तो निम्न पॉइंट बिंदु को देख समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए विलय उत्पादकों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के रूप में पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन, ठीक है। तो आप मानव में उत्सर्जन को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको फिगर देखने के लिए मिलेगा। मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, वो जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कर्षण होता है, तो हम उसे उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिका जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के सतह से जल में विसरित कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के होते हैं, जो आपको यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो मानव का उत्सर्जन अंग है वो सारा चीज यहाँ आपको देखने के लिए मिला और बगल में इसका फिगर भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में एकत्र होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य मतलब हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया वो किस तरह से बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाते हैं, मतलब नेफ्रॉन कहलाते हैं। वृक्कों में मुख्य भाग इस प्रकार है। कोशिका गुच्छ, ठीक है, ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिका का गुच्छा होता है। वमन संपुट, नालिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी। और इस विधि को आप इसे पूरे फिगर के द्वारा समझ सकते हैं, जो फिगर नीचे है, ठीक है। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि किस टाइप से संपन्न होता है, तो यहाँ आपको फिगर में अच्छी तरह समझ में आएगा। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम इन पॉइंटों को समझ सकते हैं, जैसे कोशिका गुंज निस्यंदन, ठीक है। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर वोमट संपुट में आ जाते हैं। वर्णनात्मक पुनः अवशोषण, वृक्काणु के नालिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल का पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। अगर हम नालिका श्वसन
यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ